मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और अगले चंद मिनटों में मैं आपको चीनी तरीका इलाज अकुपंक्चर के बारे में बताऊंगा। ये इलाज क्या है, इसमें बीमारी की तशखीस कैसे होती है और इलाज किस तरह से किया जाता है, देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। जिंदगी की तवानाई यानी वाइटल फोर्स, जिसे चाइनीज में ची कहा जाता है, जिस्म के हर हिस्से में मौजूद होती है। इस ची के बहाव के रास्ते मुकर्रर हैं। ची के दो पहलू या दो एस्पेक्ट होते हैं। आसानी के लिए आप इसको गर्म या सर्द तवानाई कह सकते हैं। गर्म तवानाई यांग कहलाती है, जबकि सर्द तवानाई यिन कहलाती है। ये गर्म और सर्द तवानाइयां अगर बैलेंस में हो, मुतवाजन हो यानी इक्विलिब्रियम में हो, तो जिस्म सेहतमंद होगा। लेकिन अगर किसी वजह से इन तवानाइयों के बहाव में खलल पड़ जाए तो तवाजन बिगड़ जाता है और बीमारी की इब्तिदा हो जाती है। जिस्म के किसी भी हिस्से में, ऑर्गन में, टिश्यू में या सेल में इन तवानाइयों के तवाजुन के बिगड़ने से बीमारी जन्म लेती है और तवानाई का बहाव बहाल न किया जाए तो बीमारी अपना इजहार किसी पैथोलॉजी की शक्ल में करती है और यूं बीमारी लेबोरेटरी टेस्ट्स में जाहिर हो जाती है। लेकिन पैथोलॉजी एस्टैब्लिश होने से पहले बीमारी का आगाज हो चुका होता है। मसलन अगर किसी मरीज की गर्म तवानाई नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या ठंडी तवानाई के कम होने से गर्म तवानाई बढ़ी हुई मालूम हो, तो मरीज को गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंडक से अफाका होगा, रात को मरीज दिन की निस्बत बेहतर महसूस करेगा, हरकत या वर्जिश से तकलीफ बढ़ जाएगी। तकलीफ जिस्म के ऊपर के हिस्से पुश्त की जानिब या बाईं जानिब होगी। इसके बरक्स अगर सर्द तवानाई नॉर्मल से बढ़ जाए या गर्म तवानाई नॉर्मल से कम होने की वजह से लगे कि सर्द तवानाई बढ़ी हुई है, तो ऐसे मरीज को सर्दी ज्यादा लगेगी, गर्मी से अफाका होगा, दिन को मरीज रात की निस्बत बेहतर महसूस करेगा, हरकत या वर्जिश से भी उसे अफाका होगा और आराम करने के बाद उसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। तकलीफ जिस्म के निचले हिस्से में सामने की जानिब या दाईं जानिब होगी। इसी तरह अगर गर्म और सर्द तवानाइयां दोनों बैक वक्त एबनॉर्मल हों तो मरीज में मिली जुली अलामात जाहिर होंगी। इन तवानाइयों के बहाव के जो रास्ते मुकर्रर हैं उन्हें चैनल्स कहा जाता है। चैनल्स की कुल तादाद 14 है। ये 12 जोड़े हैं, यानी दाईं जानिब और बाईं जानिब, और एक फ्रंट मिडलाइन चैनल है और एक बैक मिडलाइन चैनल है। फ्रंट मिडलाइन चैनल रेन चैनल कहलाता है और बैक मिडलाइन चैनल जो है वो डू चैनल कहलाता है। ये चैनल्स जिस्म के आज़ा से मंसूब हैं और ये आज़ा 5 बुनियादी अनासिर यानी फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वुड से रिलेटेड है। लकड़ी को अगर आप जलाएं तो उससे आग पैदा होती है। आग जल चुकने के बाद एशेस यानी अर्थ होती है। अर्थ से आप मेटल हासिल करते हैं। मेटल की लिक्विड फॉर्म वाटर है और वाटर जो है वो वुड एब्जॉर्ब करती है। इस तरीके से ये एक नेचुरल साइकिल मुकम्मल हो जाता है। फायर से मुतलका आज़ा हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और सैन जाओ है, जबकि अर्थ से रिलेटेड आज़ा स्टमक और स्प्लीन है। मेटल से रिलेटेड आज़ा लंग और लार्ज इंटेस्टाइन है। वाटर से रिलेटेड आज़ा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर हैं। वुड से रिलेटेड आज़ा लिवर और गॉल ब्लैडर हैं। इन एलिमेंट्स के साथ एक टिश्यू और एक सेंस ऑर्गन भी रिलेटेड होता है। फर्ज कर लें कि किसी मरीज में फायर एलिमेंट ज्यादा है तो उसके जो आज़ा मुतासिर होंगे उनमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन चूंकि आग पानी को बुझा देती है, लिहाजा पानी से मुतल्लिका आज़ा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वीक हो जाएंगे। आग चूंकि एनर्जी अपने पास से अगले एलिमेंट को मुंतकिल नहीं कर रही होती, तो इसलिए उससे अगला एलिमेंट अर्थ यानी स्टमक और स्प्लीन जो है वीक हो जाएंगे। तो एक आकुपंक्चरिस्ट मरीज की अलामात से, नब्ज देखकर, जबान देखकर ये फैसला करता है कि तवानाई का बहाव कहाँ और किस वजह से कम या ज्यादा है और इसकी वजह से कौन से आज़ा मुतासिर हो रहे हैं। अब आकुपंक्चर सुइयां लगाकर, खास पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देकर या मसाज करने से तवानाई के इस बहाव को नॉर्मल कर दिया जाए तो तवाज़ुन बहाल हो जाएगा और पैदा शुदा पैथोलॉजी भी रिवर्स हो जाएगी और मरीज सेहतयाब हो जाएगा।
اب چونکہ اصول علاج واضح ہو گیا ہے، لہذا درست تشخیص سے ہر بیماری کا علاج اکوپنکچر سے کیا جا سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی آلات کی مدد سے چینلز کے اکراس توانائی کے بہاؤ کو ناپا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو مریڈین انالیسس کہتے ہیں۔ ہمارے کلینک پر اس ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ صحت مند بھی ہیں تب بھی آپ ایک مرتبہ اپنا مریڈین انالیسس ضرور کروائیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کن چینلز کے اکراس انرجی کم یا زیادہ ہے، لہذا بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ہی پرہیز اور علاج کے ذریعے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ ایکوپنکچر سے ہر طرح کے امراض کا علاج ہو سکتا ہے، مثلا دماغی اور اعصابی امراض، جلدی اور عضلاتی امراض، خون اور دل کے امراض، الرجی اور دمہ کے امراض، معدہ اور جگر کے امراض، جوڑوں اور کمر کے امراض، گردے اور مثانے کے امراض، امراض نسواں اور امراض مردانہ کا علاج اس میں کیا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے WHO نے ایکوپنکچر طریقہ علاج کو تسلیم کیا ہے، اور اب دنیا میں ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ایسی بیماریوں کے لیے جن کا ان کے پاس کوئی مکمل علاج موجود نہیں ہے ایکوپنکچر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایکوپنکچر کے موضوع پر میرا ایک تفصیلی لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ مجھے پاکستان میں پہلا ایکوپنکچر ٹیچر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کسی بھی غور بیماری کے علاج یا ایکوپنکچر سیکھنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے فون نمبر ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہماری سائٹ hashmiclinics.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔